हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछा हमसे कि सर मुझे ये डाउट हो रहा है इन प्रश्न में, प्लीज़ एक बार समझा दीजिए, है ना? अपनी भाषा में एक बार समझा दीजिए। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट लाया है। मैंने सोचा उन लोगों को जब मैं समझा रहा हूँ तो मैं आपको क्यों नहीं समझाऊँ। इसलिए एक वॉइस रिकॉर्ड है जिसमें मैंने इन टॉपिक को क्लियर किया है। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ध्यान को भटकाना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ओके, सो ध्यान समझिए, अच्छा से समझिए, एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आपका फर्स्ट डाउट था साम, दाम, दंड और भेद क्या है। देखिए, साम, दाम, दंड, भेद एक नीति है। क्या है? एक नीति है। इस नीति को कौटिल्य चाणक्य ने दिया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले दिया गया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय में बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और धनानंद नाम के एक ये कुटल है ना, कुटिल कहो उसको, यानी या फिर ये कहो दुष्ट कहो, ये राजा थे। कहाँ पे राजा थे? मगध में। तो वो प्रजा के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा छल कपट करते थे, प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचाते थे, प्रजा उनसे असंतुष्ट रहते थे। सो जब उन्होंने ये बात कहने के लिए कहा गया, जब चाणक्य ने धनानंद से कहा, जब मगध के राजा वो थे, जब धनानंद से कहा, क्या कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जो कर रहे हो प्रजा के साथ ये गलत कर रहे हो। सो उन्होंने क्या किया, उसे अपमानित करके लात से मार के उसे, है ना, गुरु, जबकि चाणक्य सबसे बड़ा गुरु था उस समय का। ओके, उस समय का क्या, अभी अभी भी सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। तो उन्हें क्या किया, अपमान किया गया, लात से मारकर भगाया गया ना, उसे गिराया गया। बहुत ही ज्यादा लोगों ने उन्हें बेइज्जती, मतलब बेइज्जती होते हुए उनको देखा। सो तभी उन्होंने प्रण लिया, है ना, तभी उन्होंने प्रण लिया कि मैं आपका ये घमंड तोड़ दूंगा। ओके, सो तभी से ये प्रण लेने के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही खोज में, मतलब एक अच्छा राजा का खोज में, जो राजा योग्य हो, जो प्रजा के भलाई के बारे में सोचे, है ना, जिससे यहाँ पे जग का कल्याण हो, नया राजा जो अच्छा बने। तो इनके लिए, इनको खोज करने के लिए गया, खोजते खोजते जंगल में उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिला। ओके, तभी ये नहीं जानता था कि चंद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त के बारे में ये नहीं पता था कि चंद्रगुप्त है कौन, बट उन्हें ऐसा लगा कि इसमें वो गुण है जो एक अच्छा राजा बन सकता है भविष्य में, फ्यूचर में। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ लिया, यानी कि जंगल में ही। और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें समझाया बुझाया, उन्हें अपने बारे में बताया। और उसी समय उन्होंने चार नीति को बताया था कि साम, दाम, दंड और भेद। साम का मतलब ये होता है, जब जब किसी से जीतना, कोई दुश्मन से जीतना हो, है ना, सामने वाला कोई दुश्मन हो, या फिर किसी से कोई बात मनवाना हो, किसी से कोई बात करवाना ना हो, तो सबसे पहले साम का उपयोग करना चाहिए। साम मतलब शांति से, प्रेम पूर्वक, है ना, प्रेम से कहना चाहिए कि मतलब ऐसा प्रेम से, कोई भी बात मनाना चाहते हो, प्रेम से ऐसे कहना चाहिए कि वो मान जाए। ठीक है, प्रेम से कहे मान जाए, नहीं माने तो आपको दाम का मतलब यूज करना है ना। दाम नीति का, साम भी नीति है, दाम भी नीति है, दंड भी नीति है और भेद भी नीति है। तभी आपको दाम का उपयोग करना चाहिए। दाम का मतलब ये है कि हम पैसा देके, पैसा देके या कोई सामान देके, उस समय भैया पैसा, हर चीज में पैसा नहीं लगता था, बट कोई सामान, किसी को जमीन दे दिया, किसी को और भी कुछ दे दिया, तो ऐसे कुछ दे के उनको मनवा लेना है। ठीक है, बट जब दाम से भी ना माने तो उसे दंड दिया जाना चाहिए, इस वजह से कि ये लोभी है। ठीक है, ये लोभी है, ये दाम से भी नहीं मानने वाला है ना, ये लोभी है। और ये सिर्फ यानी बुराई करने के लिए यहाँ पे रहता है, वो बुराई करना चाहता है ना, लोगों का भलाई नहीं, ये बुरा चाहता है। ठीक है, अच्छा काम करने से ये नहीं मानेगा। तो जब फिर उसको दंड देना है, ठीक है, दंड देना है, उसको सजा दिया जाए। सजा देने के बाद भी अगर वो ना सुधरे, भेद नीति का उपयोग करना है। भेद क्या है भैया? भेद मतलब ये है कि किसी में ना झगड़ा लगा के, है ना, षड्यंत्र रच के, है ना, किसी, जैसे मान के चलो आपके घर में बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं घर में, भाई है, बहन है ना, भाई बहन है, या सपोज अगर मान लो स्कूल की बात, छोड़ो घर की बात छोड़ते हैं, स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में जब पढ़ते होगे तो कोई कोई बच्चा बहुत ही टैलेंट होता है, ठीक है, और वो, है ना, दूसरे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए अलग अलग तरकीबें, है ना,
यूज़ करता है, अलग अलग तकनीकें यूज़ करता है, या फिर टीचर स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करता है, तकनीकें यूज़ करता है ना, फंसाने के लिए, है ना, ऐसे ऐसे कुछ दिमाग लगाता है वो फंस जाए। तो वही षड्यंत्र जो होता है वही भेद होता है। सो पहले आपको इतना समझना है, फिर मैं आपको धीरे धीरे दे रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन था प्रीति रानी, क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक विचारों का धर्म, अर्थ एवं नीति के संबंध बताएं। तो राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स, देखिए ये राजनीतिक वो राजनीतिक नहीं है जो हम लोग समझते हैं अभी के समय में। जो जैसे कि आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं, ये भी राजनीति करते हैं, बहुत सारे नेता भी देखते हैं ना, बहुत सारे नेता का नाम सुनते, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, अ, हमारे आसपास के जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये अभी जो राजनीति करते हैं ये राजनीति वो राजनीति नहीं है ना, पहले के समय का, ये अभी का समय का है। पहले का समय का प्राचीन काल का जो राजनीतिक होता था वो कुछ अलग ही टाइप का होता था, ठीक है। तो इसी में आपका ये 3 बात रखा गया था। 3 बातें ये था, मुख्य था कि राजनीतिक विचारों में धर्म, अर्थ एवं नीति ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता था। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं धर्म का। ओके, क्या बात करते हैं इसमें, धर्म का, कि धर्म क्या होता है भैया। धर्म की बात करें तो देखिए, आप कोई भी कार्य करते हो, मतलब पॉलिटिक्स के अनुसार, यहाँ क्या कह रहा है, राजनीतिक के अनुसार है ना, राजनीतिक के अनुसार कोई भी अगर काम करेंगे, जैसे राजनीति किसी के लिए भी करेंगे राजनीतिक, तो वो उसमें धर्म का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो राजनीति हम किसके लिए करते हैं भैया, राजनीति हम लोग करते हैं अपने प्रजा के लिए, ठीक है, अपने गांव समाज के लिए, है ना। राजनीति इसलिए करते हैं जिससे लोगों का अधिक से अधिक भला हो सके। तो ये हमारा धर्म ही तो है, ये धर्म ही है ना, तभी तो हम राजनीति कर पा रहे हैं। अगर धर्म नहीं होता तो हम ऐसे कर रहे हैं, राजनीति करते, लेकिन हम लोग अपने फायदे के लिए सोचते, लेकिन नहीं, राजनीति में से धर्म के अगर अनुसार वो राजनीति कर रहा है तभी वो राज्य चला सकता है, तभी वो राजा कहला सकता है, नहीं तो वो राजा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए धर्म के बाद आपका आ जाता है भैया, क्या आ जाता है, देखिए धर्म के बाद आता है आपका अर्थ। अर्थ का मतलब ये समझिए, अर्थ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का अर्थ, है ना। अर्थ का मतलब यहाँ पे आपने आपके बुक के अनुसार आपको बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं, लेकिन ये अर्थ का मतलब होता है एक प्रकार का अर्थशास्त्र। यहाँ पे तो ये अर्थ, यहाँ पे अर्थ का मतलब हो गया धन, या फिर व्यवस्था भी हो गया, है ना। तो यहाँ पे कोई भी राज की व्यवस्था या फिर उनका धन, समझ में आ रहा है, राजकीय कोष, ये सब आपका किस में आता था, अर्थ में आता है। तो अब तक हम लोग समझते थे अर्थ, अर्थ, है ना, कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में हम लोग को सर्च कुछ समझ में नहीं आता है तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अर्थ का मतलब हम लोग क्या समझते थे कि अर्थ का मतलब, ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है, मतलब, ठीक है। अर्थ यही होता है ना कि मान के चलो अगर पूछा जाए सूर्य का दूसरा अर्थ क्या है, सूर्य का मतलब क्या होता है, सूर्य का अर्थ क्या है ना, जाने का अर्थ क्या है, नृत्य का अर्थ क्या है, जैसे मान के चलो नृत्य, नृत्य मतलब क्या होता है, नाचना, है ना, डांस करना। तो नृत्य का अर्थ क्या होता है, अगर सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, आपको मिलेगा नृत्य का मतलब नाचना, डांस करना, है ना, ये सब हो जाता है। तो ये होता था अर्थ का मतलब। बट ये अर्थ का प्राचीन काल के जो अर्थ होते हैं, प्राचीन काल के अर्थ के अनुसार ये अर्थ वो अर्थ है जो राज की व्यवस्था होता है, राज के धन होता है ना, जो हमारे प्रजा के लिए काम आते हैं ना, प्रजा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सो ये अर्थ भी समझ गए। तो ये हम सभी प्राचीन काल के अनुसार हम लोग समझ रहे हैं अभी। उसके बाद आपका आता था अर्थ भी हो गया, उसके बाद नीति, लास्ट में आपका आता है नीति। तो नीति का मतलब होता है योजना, ठीक है। तो राजनीति का एक नाम है आपका नीति शास्त्र, ठीक है। तो नीति किससे बना भैया, नीति शास्त्र बना है। और नीति क्या है, एक योजना है, यानी कि कोई भी चीज, मान लो प्राचीन काल में कोई भी राज्य को चलाने के लिए एक नीति का ही तो काम होता था, नीति का ही तो उपयोग होता था। बिना नीति का कोई भी राज्य तो चलेगा ही नहीं, कोई भी राज्य नहीं चल सकता अगर नीति ना हो, है ना। मान के चलो नीति की बात छोड़ो, अगर हम अपने भाषा में समझे, अगर आप एक योजना नहीं बनाएंगे, नीति का मतलब मैंने बोला योजना, अगर आप योजना नहीं बनाएंगे, क्या योजना नहीं बनाएंगे, आप योजना बना रहे हैं कि हमको ये जो BSKG 178 का एग्जाम देना है, ये एग्जाम मेरा बेस्ट जाए, ठीक है। तो ये बेस्ट जाने का जो योजना बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, यही तो हमारा नीति है, समझा गया। तो उस समय प्राचीन काल में वही नीति होता था भैया, जो राज को चलाया जाए, ठीक है। राज को कैसे अच्छा चलाया जाए, राज में कोई संकट ना आए, है ना, कैसे ज्यादा ज्यादा प्रजा का भला हो, यही नीति होता है। तो
इसका मतलब आप तीनों चीज समझ गए, अर्थ भी समझे, धर्म भी समझे और नीति भी समझे राजनीति के अनुसार। थैंक यू। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है महाभारत कालीन नगर सभा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे नाम से पता चलता है महाभारत कालीन मतलब महाभारत के समय में, महाभारत कालीन मतलब महाभारत के समय में, महाभारत के काल में नगर सभा यानी कि राज समझते हैं जिस तरह से अभी का राज है, राज अभी का किस तरह से था, अभी का राज जैसे कि हम इस राज्य की बात नहीं करते हैं, ये नगर सभा जो है वो बड़े बड़े जगह का नाम था जो जहाँ पे बड़े बड़े राजा रहा करते थे, समझ में गया, बड़े बड़े जिसका घर जिसका राज बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करते थे उसे नगर सभा बोला जाता है। जिसका घर ऐसे ही जिस गांव में मतलब छोटे छोटे लोग रहते थे, मतलब गरीब लोग रहते थे, है ना, यानी कि लोगों का सेवा करने वाला, है ना, नौकर सब जहाँ रहा करते थे, तो वो नगर नहीं कहलाता था। तो नगर सभा क्या हो गया, नगर सभा ऐसा होता था जिसका बड़े बड़े बिल्डिंग्स अच्छे अच्छे, है ना, सोने का घर होता हुआ करता था उस समय के काल में, है ना, महाभारत कालीन काल में। तो वैसे जगहों को नगर सभा बोला जाता था। तो महाभारत कालीन नगर सभा का वर्णन और भी अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो आपने क्वेश्चन क्या देखा कि क्वेश्चन है आपका ये कि महाभारत कालीन नगर सभा का वर्णन कीजिए। देखिए महाभारत काल में राज्य को जानते हो क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था? तो महाभारत काल में राज्य को सप्तांगी कहा जाता था। तो ये याद रखना है, महाभारत काल में राज्य को क्या कहा जाता था? सप्तांगी कहा जाता था। इस युग में राजतंत्र को ही प्रमुख, मतलब उस युग में जो मतलब महाभारत के समय में राजतंत्र को क्या माना जाता था? प्रमुख शासन तंत्र भी माना जाता था। जो जो राज करता था, जो शासन कर लेता था, जिसका राज चलता था वहां पे किसी भी नगर में, तो वहां उस जगह को उस लोगों को, है ना, शासन तंत्र कहते थे। क्या कहते थे? शासन तंत्र, है ना। राजा उच्च आदर्शों का कर्तव्य का प्रतीक भी माना जाता है। तो मतलब कि राजा जो थे वो बड़े बड़े मतलब कोई भी आदर्श कार्य हो, हर आदर्श कार्य के प्रतीक माना जाता था। मतलब राजा का काम ही होता था कि हमेशा प्रजा की सुरक्षा, है ना, अच्छा से अच्छा काम करना। फिर आगे देखो, उसमें राजा का कोई धर्म भी होता था, है ना। राजा मन से, वचन से, कर्म से, है ना, न्याय करके गरीबों पर अत्याचार नहीं करता था। गरीबों का पूरा दिल से गरीबों की सेवा करता था, मदद करता था। तो ये महाभारत कालीन में ऐसा सिस्टम था। समझ में आया क्या? फिर महाभारत कालीन में जब देखो नाम सुने होगे ना महाभारत का नाम सुने होगे कि पांडव और क्या कहते हैं युधिष्ठिर और क्या कहते हैं, जो भी महाभारत हुआ था आप लोग जानते ही हो, महाभारत हुआ था। आपने ये भी सुना होगा कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, है ना। और ये क्यों हुआ था भैया कि आप वहां पे द्रौपदी का चीर हरण हो गया था, वस्त्र का हरण हो गया था, है ना। तो ये कैसे हुआ था? ये खेल में वो जो होता है ना ताश खेलना, पासे के खेल में उन्होंने जुआ, एक तरह से था वो जुआ के खेल में वो हार गया था। तो हारने की वजह से ही यहाँ पे ये सब लीला हुआ और वस्त्र हरण होने लगा। तो जो वो कृष्ण थे, कृष्ण ने बचाया के भाई बनकर। तो इतना बात पता होगा। तो यही था नगर सभा के बारे में। अब उस समय के नगर के बारे में बता देना है, उस समय के राज के बारे में बता देना है। यही है हमारा भारत कालीन के नगर सभा। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपके पांचवें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के कौन कौन से प्रकार हैं, चर्चा करें। तो राज्य के प्रकार की बात करें तो ये भी प्राचीन काल के ही राज्य हैं। और मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि राज्य कौन कौन से हैं। चलिए, तो राज्य की बात किया जाए प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में 4 प्रकार के राज हुआ करते थे। पहला जो राज्य था उसे सभा बोला जाता था, पहला राज्य को सभा बोला जाता था। और सेकेंड राज्य को समिति, तीसरा राज्य जो था उसे विदत बोला जाता था। और चौथा राज्य को रत्नी, क्या बोला जाता था? रत्नी बोला जाता था। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए पहला जो है आपका, पहला जो है आपका सभा है। क्या है? सभा। तो सभा का मतलब आप जानते हैं ना, सभा क्या होता है? सभा मतलब होता है कहीं भी मीटिंग को बुला लेना। लेकिन यहाँ पे इस सभा के मतलब ये नहीं होता है। पुराने समय में जो सभा हुआ करते थे, पुराने समय के जो सभा हुआ करते थे, इस सभा में
कोई आम इंसान नहीं आते थे, जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो बड़े-बड़े लोग हुआ करते थे, जो खास लोग हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, है ना? जो राजा के मंत्री हुआ करते थे, तो बड़े-बड़े लोग, मंत्री लोग, ये सब सभा में जाते थे। वहाँ पे प्रजा को अलाउ नहीं था कि प्रजा आ जाए, वहाँ बड़े-बड़े लोग ही सिर्फ जाते थे। ओके, तो यह जो इस सभा के जो खास मतलब ये थे जो सभा करवाते थे वो राजा कहलाते थे। राजा ही सभा करवाते थे, राजा ही सभा बुलाते थे। समझ में आ गया? तो सभा में सबसे बीच में मतलब सबसे ऊंचा स्थान होता था राजा का। उसके बाद सब उनके नीचे आपको लाइन से ही दो साइड में आपका लाइन लगा होता था, राइट और लेफ्ट, है ना? तो राइट लेफ्ट दोनों साइड में मंत्री रहते थे, बड़े-बड़े लोग रहते थे, कहीं से बुलाए गए बड़े-बड़े गेस्ट भी हुआ करते थे। तो ये होता था सभा। लेकिन उसके बाद आता है समिति। तो ये समिति आज की समिति की तरह है। आज की समिति क्या? समिति का मतलब जो मीटिंग होता था, इस समिति में बहुत सारे लोग आया करते थे। इस समिति में जो प्रजा हुआ करते थे, छोटे-बड़े सभी तरह के लोग यहाँ पे पहुँचते थे। तो ये सब समिति वही हुआ, सभा वही हुआ कि सभा में बड़े-बड़े लोग पहुँचते थे और समिति में छोटे लोग, बड़े लोग सभी आ जाते थे। समझ में आ गया? और तीसरा जो आपका है, तीसरा मैंने आपको बताया था विदत। तो ये विदत क्या है? विदत को भी सही समझना है। विदत को जो है ना प्राचीन काल से ही लिया गया है ना? और ये एक संस्था का नाम होता था। क्या होना नाम होता था? विदत जो होता था वो एक संस्था का नाम होता था। और विदत जो है, विदत विद धातु से बना है ना? विद धातु से बना था, जिसका बना था, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान, लाभ एवं सत्ता। तो ज्ञान की प्राप्ति करना, लाभ की प्राप्ति करना और सत्ता करना, यही होता है विदत। तो विदत में क्या आ जाते थे? बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज, गुरुकुल आ जाते थे, उस समय के विश्वविद्यालय आते थे, क्योंकि यहाँ पे ये भी राज्य एक प्रकार था। वहाँ पे राज के प्रकार इसलिए था कि यहाँ पे क्या हो जाते, बड़े-बड़े जो राजा के जो बच्चे थे, राजकुमार, ये सब वहाँ जाकर पढ़ा करते थे। समझ में आ गया? तो विदत में यही होता था, ज्ञान मिलना, लाभ के बारे में बात होना, सत्ता के बारे में होना, इन सब चीज़ों का ज्ञान मिलता था वहाँ पे। अब लास्ट में आपका आता था भैया, लास्ट में आपका रत्नी। रत्नी क्या है? इसको भी समझते हैं। तो रत्नी का जो जिक्र किया गया है वो अथर्ववेद के अनुसार किया गया था। किसके अनुसार? अथर्ववेद के अनुसार। तो ये भी एक अथर्ववेद के वेद के समय का काम है। ये भी एक समझ लो वैदिक काल का ही, क्योंकि अथर्ववेद भी वैदिक काल में ही आता था। तो ये वैदिक काल के समय का ही है। तो रत्नी में क्या होता था? राजा का निर्वाचन होता था। जो राजा का निर्वाचन होता था, इसे राजकर्तार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजकर्तार कहा जाता था। और इसमें से क्या होते थे? जो विदत से जो मतलब राजकुमार सबको सिखाया जाता था सत्ता क्या होता है, ज्ञान के बारे में, लाभ के बारे में, है ना? तो ये सब छोटे-छोटे जिसे जहाँ पर सैनिक भी तैयार किए जाते थे, तो विदत में सैनिक भी रेडी हुआ करते थे, है ना? तो ये सब जो है कि उन्हीं को रत्नी में क्या होता था, उस योग्य बनाता था, उसको नामकरण किया जाता था कि भैया राजा जो बनेगा, राजा कौन बनेगा ना? रत्नी में राजा बनाते थे, जो राजा के पुत्र जो राजकुमार होते थे, तो रत्नी में क्या होता था? राज्याभिषेक किया जाता था। समझा क्या? तो यही सिस्टम है ना? राजा में, विदत में, रत्नी में, यही सिस्टम है। फिर आपने देखा था क्या? समिति देखा था और सभा देखा था। सभा में बड़े-बड़े लोग आते थे, खास-खास लोग आते थे। समिति में जो बड़े-छोटे सभी लोग आ जाते थे। और विदत में आपने क्या देखा? विदत में ज्ञान मिलता था, पढ़ाई होता था, विश्वविद्यालय, गुरुकुल। और लास्ट में क्या? रत्नी। रत्नी में क्या होता था? राजा के जो पुत्र होते थे, है ना? तो वो अपने पुत्र को का नामकरण करता था आने वाला भविष्य के लिए, यानी कि अगर वो प्रेजेंट ना हो तो उसके अब्सेंट में वो राजा बन सकता था। ठीक है? अगर वो कहीं और चला जाए तो राजा का कार्यभार उसका बेटा संभाल सकता था। तो यही होता था रत्नी। अंडरस्टैंड? समझ गए होगे। थैंक यू। शासन वो होता है जो दूसरों पर शासन करता है। जैसे प्रजा होता है, उसमें एक राज्य होता है, उसमें एक देश होता है। और स्वशासन का मतलब होता है खुद का शासन, खुद में शासन करना। जैसे कि आप खुद का मालिक हो, आपको जो मन करेगा वो करोगे। सो ये होता है स्वशासन। निश्चित जगह को चुनाव करता है कि मुझे इस जगह शासन करना है। मान के चलो वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, सपोज अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, है ना? कोई ऐसा सिटी में रह रहे हो शायद,
तो वो सिटी में ही सिर्फ शासन करना, जिस सिटी में आप रह रहे हो। सपोज मैं आपको कहूँ कि मैं आनंद विहार के पास रह रहा हूँ, तो आनंद विहार, पूरा आनंद विहार में जो शासन करेगा, उस स्थान में जो शासन करेगा, वही शासन को स्थानीय शासन कहेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yeah.